वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पिछले वीडियो में 1919 का भारत शासन अधिनियम देखा था। आज देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान जो है हमारा वर्तमान संविधान है उसमें लगभग 250 के करीब जो अनुच्छेद हैं वो यहीं से लिए गए, या तो शब्दशः लिए या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, लेकिन लिए यहीं से। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी इसमें। और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर आधारित था और संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई। कोई भी भारतीय विधायिका, चाहे संघीय हो प्रांतीय हो, उसे संविधान को संशोधित करने या फिर परिवर्तित करने के लिए अधिकार नहीं था, अधिकृत नहीं था वो इसलिए कि वो संशोधन कर सके। कोई भी भारतीय विधायिका संशोधन इसमें नहीं कर सकती थी। केवल ब्रिटिश संसद को ही इसमें संशोधन करने का अधिकार था, यानी कि जो सर्वोच्चता थी वो ब्रिटिश संसद की ही थी। पर यहाँ पर बहुत सारे नियम आए, देखेंगे इनको। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। अधिनियम ने 3 सूचियों के साथ केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच शक्तियों को विभाजित किया। 3 सूचियां कौन कौन सी थी? संघ सूची थी, प्रांतीय सूची थी और समवर्ती सूची थी, जो आज वर्तमान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है 3 सूचियां। तो ये वही सूचियां हैं। उस समय जो संघीय सूची थी केंद्र के लिए 59 विषय थे, 59 विषय थे। प्रांत वाली सूची में 54 विषय थे, 54। और जो समवर्ती सूची थी दोनों के लिए थी, केंद्र और प्रांत दोनों के लिए। आज प्रांत को राज्य के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें कितने 36 विषय थे, 36 सब्जेक्ट थे। इसके बाद वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जैसे कि आज केंद्र सरकार को संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ दी जाती है, उस समय वायसराय को दी गई। हालांकि अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। रियासतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, जो कि लगाया गया था पहले, और यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी, प्रांतीय स्तरों पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख थे और उन्हें परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद भी थी। मंत्री उन प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे जिन्होंने उन्हें नियंत्रित किया था। विधायिका मंत्रियों को भी हटा सकती थी। हालांकि गवर्नरों ने अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियां बरकरार रखी। ब्रिटिश अधिकारी अभी भी किसी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। तो एक तरीके से अधिकार कुछ दिए, लेकिन सर्वोच्चता ब्रिटिश सरकार की ही थी। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन को अपनाने का प्रावधान दिया। हालांकि यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। संघीय सूची के अंतर्गत विषयों में 2 विभाजन किए गए, आरक्षित विषय थे और स्थानांतरित विषय थे। आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल के द्वारा नियंत्रित किया जाता था और गवर्नर जनरल और उनके द्वारा नियुक्त 3 परामर्शदाताओं की सहायता से आरक्षित विषयों को प्रशासित भी किया जाता था। गवर्नर जनरल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। आरक्षित विषयों में कौन कौन से विषय थे? रक्षा था, चर्च संबंधी मामले थे, विदेशी मामले भी इसी में थे, प्रेस, पुलिस, कराधान, न्याय, शक्ति संसाधन और आदिवासी मामले इसमें शामिल थे। यानी कि इन पर जो अधिकार था, इनको जो रेगुलेट करता था, कौन करता था? गवर्नर जनरल। हस्तांतरित विषयों में गवर्नर जनरल द्वारा उनकी मंत्रिपरिषद, जो कि 10 सदस्यों से अधिक नहीं थी, के साथ प्रशासित किया जाता था। परिषद को विधायिका के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता था और इस सूची के विषयों में स्थानीय सरकार, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल थे। हालांकि गवर्नर जनरल के पास स्थानांतरित विषयों के मामलों में भी हस्तक्षेप करने का विशेष अधिकार था। इसके आगे देख रहे हैं, द्विसदनीय व्यवस्था को 11 में से 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था। केंद्र में 2 सदनों वाली द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की गई। संघीय विधानसभा, इसमें 375 सदस्यों वाला निम्न सदन आया और राज्यों की परिषद 260 की सदस्यता वाला इसको उच्च सदन दिया गया। संघीय विधानसभा, इसमें 375 सदस्य थे और जो राज्यों की परिषद थी इसमें 260 सदस्य थे। संघीय विधानसभा की अवधि 5 साल थी। दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को शासक के द्वारा मनोनीत किया जाना था। ये निर्वाचित नहीं होते थे, इनको मनोनयन किया जाना था, इनको नॉमिनेट करना था।
इसके बाद ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाना था, कुछ को गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया जाना था। इसके आगे है, अधिनियम में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक। अप्रैल 1937 में बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया और यहीं पर रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई 1935 में। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। सर मॉरिस क्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य जो 2 न्यायाधीश थे इनके साथ में वो कौन से थे? सर शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. चैकार, ये 2 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके अलावा मॉरिस क्वायर पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसने 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य किया। हालांकि यह अपील हेतु अंतिम अदालत नहीं हुआ करती थी। कुछ मामलों में इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में भी अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया। कुल आबादी के लगभग 10% को मतदान करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर 1935 के अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। विशेष तौर पर याद रखना है 1937 में बर्मा अलग हुआ, 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और यहाँ पर मताधिकार के अधिकार का विस्तार किया गया। यहाँ पर कुछ आयोगों की स्थापना भी की गई। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक। और यहाँ पर 3 सूचियाँ थी, संघ सूची, केंद्र प्रांत सूची और संवर्ती सूची, इनके विषय। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान आया और प्रांतीय स्वायत्तता को यहाँ पर जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको समाप्त किया गया। तो ये विशेष तथ्य हैं 1935 के अधिनियम के हमने देखे। आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं। डेली 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। इसको आप फॉलो कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सारे आपको नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट सारा कुछ यहीं पर मिलता है, तो उसको ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।